Morning, children. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। एंड आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं, लेने वाले हैं, वो है हमारा क्लास 7 से क्लास 7 का क्लास मैं लेने जा रहा हूँ और वो है एसएसटी सिविक्स। एसएसटी सिविक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 22 है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज सिर्फ हम इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। और हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखिए इंस्टीट्यूशनल मतलब डेमोक्रेसी का जो है वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन हमें किस तरीके से होता है, और आज चलिए हम लोग पढ़ाई करेंगे कि कैसे कैसे जो होता है डेमोक्रेसी का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग ऑलरेडी पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले आपको बता दूं कि हाँ, गवर्नमेंट की आखिरकार जरूरत किस लिए होती है। देखिए, गवर्नमेंट के कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको सब कुछ को फॉलो करके हम लोग जो है वो किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में हम लोग आराम से रह सकते हैं। इट मीन्स या तो लिखित नहीं तो बेलिखित। लिखित तो नहीं, अगर हम बात करते हैं लिखित की तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, यू नो वेरी वेल दैट कॉन्स्टिट्यूशन ए बुक ऑफ ए टाइप ऑफ ए बुक वेयर all types of written records just like the rules and regulation which is followed by the citizenship। एक ऐसा बुक जिसमें सारे नियम कानून जो है वो लिखे रहते हैं और एक देश के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको अपनाया जाता है, वही हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। और आज जो हम जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ही जरूरी होता है, और गवर्नमेंट जो चीजों को चलाती है, जो चीजों को इम्प्लीमेंट करती है, हम सबको को मानना होता है। उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही हम सब लोग जो है वो अच्छी तरह से रह पाएंगे, नहीं तो हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती है और जिसके कारण हम बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज हमारा, जैसे प्रॉपर्टी को ले लीजिए, अगर प्रॉपर्टी के साथ हमारा कोई जो है अगर कोई एनेक्स करना चाहता है, हड़पना चाहता है, तो हमारे पास ऐसे कुछ कुछ जो है वो हमारे खुद के राइट्स होने चाहिए। अगर हमारा जो शोषण हो रहा है, हमारा धार्मिक शोषण हो रहा है, अगर हम बहुत सारे मुस्लिमों के बीच में घिरे हों या बहुत सारे मुस्लिम हिंदुओं के बीच में घिरे, तो वो सोच रहे होंगे कि उस पर डोमिनेट होंगे, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा जो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जिसमें सभी को जो है प्रॉपर जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आखिरकार ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? तो हम लोगों ने 3 टाइप के गवर्नमेंट का जो है वह पढ़ चुका है अभी तक पिछली कक्षा में। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा था, है ना। डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा था। और फिर दूसरा जो पढ़ा था, तीसरा, वो है मोनार्ची के बारे में। तो आज ये है हमारा 1 फॉर्म, ये है हमारा 2nd फॉर्म, और ये है हमारा 3rd फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप ऑफ मोनार्ची,
सबसे पहले हम थोड़ा सा उल्टा उल्टा चालू करेंगे इसलिए क्योंकि हमको पढ़ना है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी लास्टली अगर डिक्लेयर करें तो हम लोग सबसे पहले अच्छी होगा कि मोनार्ची सिस्टम को समझ लें कि मोनार्ची सिस्टम आखिर क्या है। देखिए, मोनार्ची सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम वेयर ऑल टाइप्स ऑफ पावर्स इन ए हैंड ऑफ ओनली वन क्वीन और किंग। मोनार्ची सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिसका रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉर्मुलेट करता है सिर्फ एक ही व्यक्ति। वो चाहे अपने लिए अगर अच्छा सोचता है तो वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, अगर जनता के लिए सोचता है तो जनता के लिए चेंज कर सकता है, और वो लिखित संविधान उसका नहीं होता है। ठीक है, ये एक हेरिडिटरी सिस्टम, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन, अगर उसका बेटी हुई या बेटा हुआ तो उस टाइप से जो है ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये रूलर्स जो क्या होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये हमारा मोनार्ची सिस्टम कहता है। फिर डिक्टेटरशिप की बात आती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक प्रकार का गवर्नमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में ये सभी सारे नियम कानून होते हैं और वही व्यक्ति सारी चीजों को जो है वो चेंज करता है, बदलता है। ठीक है, और सबसे लास्ट फॉर्म जो हम बात करेंगे डेमोक्रेसी। आखिरकार ये डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों? तो आज डेमोक्रेसी के बारे में इसलिए पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऊपर ही लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें वर्क करते हैं, तभी जाके हमारा डेमोक्रेसी जो है वह एक वर्ड आता है, वह संभव है इस चीजों को करना कि आखिरकार डेमोक्रेसी में कैसी जो है वो गवर्नमेंट होती। तो चलिए आज देखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी का जो है वो फीचर्स जान लीजिए कि आखिरकार इसका फीचर्स क्या है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस से होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, यह इलेक्शन प्रोसेस होता है ना। फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है, कंट्रोलिंग बाय द पीपल, कंट्रोलिंग बाय द पीपल। ये सारी तीन जो चीजें हैं वो आती है इसमें। ठीक है, और आगे जो देखेंगे किस पे देखेंगे, सिर्फ हम आज डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है। इस हिसाब से अगर बात करें तो डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक इस तरीके का शासन है जो कि जनता के द्वारा चलाया गया शासन जो है वह कहलाता है। ठीक है, जिसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। किसके रिप्रेजेंटेटिव? जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। तो आखिरकार ये कैसे होता है, तो चलिए आज हम इस चीजों को जानेंगे। तो इसके फीचर्स सबसे पहले आपको हम बता दें कि क्या है। मैंने सबसे पहले ही आपको कहा है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट वेयर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कि इसमें जो अपीयरेंस होगा, जनता का जो अपीयरेंस होगा, जो सिटीजन्स का जो अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली होगा। यानी कि डायरेक्टली ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी चीजों को, किन सभी चीजों को, ये सभी सारी चीजें जो हैं वो इन सभी चीजों में जो डायरेक्टली अपीयरेंस होगा किनका, सिटीजन्स का, पीपल का। तो आप सबसे पहले इन चीजों को जान लीजिए कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, तो डेमोक्रेसी जैसे हम फॉर्म करते हैं तो हमने कहा पीपल्स, तो इलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, इन इंडिया इलेक्शन इज ए काइंड ऑफ ए प्रोसेस। भारत में
इलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, मतदान एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच, जिसमें पीपुल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स मेक गवर्नमेंट, और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा इलेक्शन। इलेक्शन प्रोसेस ये है। और इलेक्शन में जो हमारे सिर्फ इंडिया में, सबसे पहले आपको बता दें, इंडिया में सबसे पहला जो स्वतंत्र एक चुनाव लड़ा गया, चुनाव हुआ, वो सबसे पहले 1952 में था। 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन 1952। यहां देख सकते हैं आप, फर्स्ट इलेक्शन जो है वो लड़ा गया था कब? 1952 ईस्वी में। आप देख सकते हैं फर्स्ट इलेक्शन जो है वह लड़ा गया था। ठीक है, और उस समय किस समय? इस समय, यानी कि 1952 में। ये मैं मिटा दूं कुछ चीजें यहां से, क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी के बारे में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये कोई जरूरत नहीं है इन सभी चीजों का। यहां से इस चीज को आप उतार सकते हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल कर दे रहा हूं। तो 1952 में सबसे पहले जो है वह आम चुनाव हुआ। उस समय एज कितना था? दैट टाइम those people who had completed 21 or above, they all were able to cast their vote, है ना? तो उस समय जो सबसे पहले था, ये बात है आपको 1952 की। तो 1952 ईस्वी में सबसे पहला आम चुनाव लड़ा गया, और 1952 ईस्वी में जो पहला चुनाव लड़ा गया, उस समय चुनाव में जो है वह जो भाग लेने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो अपीयरेंस की प्रक्रिया है, पार्टिसिपेशन की जो प्रक्रिया है, जो जिसकी उम्र 21 साल या 21 साल से एबव होती थी, वही लोग जो है वह चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, और उन्हीं को वोट डालने का अधिकार। ठीक है, तो इंडिया में ये कैसा सिस्टम है? इन इंडिया, one man, one vote कॉन्सेप्ट, है ना? तो हमारे भारत में जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा डेमोक्रेसी को चलाने का, यानी कि एक आदमी सिर्फ एक ही वोट क्या कर सकता है? वह दे सकता है। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज आखिरकार है क्या? एक प्रश्न यहाँ उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज? तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जब 21 साल और 21 साल से ज्यादा उम्र थी उस समय, तो उस समय जो है बैलेट पेपर पर the peoples used
बैलेट पेपर टू कास्ट देयर वोट। यानी कि लोग जो है वह, जनता जो है वह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करती थी, और आज जो है हमारे पास जो इस्तेमाल होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका एब्रिविएशन क्या होता है, ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब सवाल यह उठता है कि आज के दौर में मतलब अभी के समय में जो कहा जाता है कि मतदान करने का, यानी कि वोटर आईडी जो बनाने की प्रक्रिया है, वह पीपल्स, वह सिटीजन्स जिसने अपने 18 ईयर्स या 18 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, दैट पीपल इज एबल टू कास्ट देयर वोट, टू गिव देयर वोट। वही जो लोग हैं वो वोट देने का अधिकार रखते। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ इनको है जो 18 साल से है और 18 साल से ज्यादा के। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? तो ये होने की सबसे बड़ी जो सीढ़ी थी, आज चलिए आप उसी के बारे में हम डिटेल करेंगे। मैं टोटली आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या जो इलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसको अब मिटा देने की जरूरत है। So, in the year of 1988, in the year of 1988, in the year of 1988, our former Prime Minister राजीव गांधी declared that all people who cross the 18 years or they all are able to cast their vote through the amendment in 20 दिसंबर। कितना? 20 दिसंबर 1988। पहले क्या थी हमारा 21 साल, जिसको घटा करके 18 साल कर दिया गया, यानी कि 18 साल जो है एबल टू कास्ट देयर वोट। यानी कि यह दिन था। देखिए ऐसे तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए। इंदिरा गांधी के मरने के बाद हमारे राजीव गांधी एक प्राइम मिनिस्टर हुए, और राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर जब भी उन्होंने पद को संभाला तो बहुत सारी ऐसी चीजों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, इसलिए उन्हें बहुत एक अच्छे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से याद भी किया जाता है। और बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी थे जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। चलिए आइए देखते हैं कि इन द ईयर ऑफ 1988, 1988 का यह बात था। 1988 का यह बात था
जब राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि द पीपल हु क्रॉस द 18 ईयर, यानी कि 18 साल से क्रॉस कर चुके हैं, 18 साल हो, दे ऑल आर एबल टू कास्ट देयर वोट, वो सारे लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने वोट को दे सकते हैं। तो वोट जो देने की प्रक्रिया थी वो कितनी कर दी गई, 18 साल जो है वो कर दी गई। और ये किसके द्वारा की गई थी, एक अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो प्रसारित कर दी गई थी, भारत में लागू कर दी गई थी, जो कि 88 पहले जो लोग जो है वो 21 साल से ज्यादा उम्र के थे या 21 साल तक की उम्र के थे, उन्हीं को वोट देने का यह अधिकार था। चलिए ठीक है, आप इसको उतारिए। तो 18 साल से अब 18 साल से ज्यादा अगर आपको एज हो जाता है तो एक वोटर आईडी बनता है, और ईवीएम मशीन के द्वारा जो है आप आराम से वोट डाल सकते हैं। जाइए प्रेस कीजिए तो आवाज आएगा, आपका मतदान हो गया। और ये काफी सीक्रेटली होता है ना, ये सीक्रेटली काफी होता है, आपके वोट को जो है वो सीक्रेट रखा जाता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट टॉपिक ले करके हम आएंगे अब अगले कक्षा में, और तब तक के लिए खुश रहिए, घर पे रहिए, और जय हिंद।